गया। हाँ ऑन है। लास्ट टॉपिक अपन का क्या चल रहा था? अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे क्या? चारों प्रकार हो गए, है ना? अब आगे चलते हैं। चलो एक मिनट देख ले, रिवाइज कर लेते हैं उनको, है ना? फर्स्ट वाली थी अपन की पहली संयोजन अभिक्रिया। सेकंड वाली थी वियोजन या अपघटन। अपघटन ये भी बोल सकते हैं। थर्ड वाली थी अपन की विस्थापन अभिक्रिया, और फोर्थ वाली थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। चार ही तो थी, है ना, प्रकार में। फिर उसके बाद में थी अपन के उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्जोथर्मिक। उसके बाद में थी उष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक, है ना? ये अपन की तीन प्रकार से होती है वियोजन वाली। बाय हीट ऊष्मा द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, करंट द्वारा। एक थी अपन की सूर्य के प्रकाश के द्वारा। इतना पढ़ा था अपन ने। इसकी अपन ने समीकरण भी लिखी थी सभी की, है ना? संयोजन के अंदर क्या हुआ था? दो ही लेके चलना पड़ेगा अपन को। अभिक्रिया का अगर कोई निर्माण होगा या तो किससे होगा? अभिकारक। अभिकारक चीज किस में चेंज हो जाएगा? उत्पाद में। ठीक है। अब जो अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं वो तो अभिकारक हो जाएंगे। ठीक है। और अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो नए पदार्थ में बदल जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। इन दो से ही अपन पूरी की पूरी रिएक्शन चलती है, अभिकारक और उत्पाद में। और कभी कभार क्या होते हैं कि इसी से एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछने से किसी को हिडन कर देते हैं एक को, है ना? जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन आ गई समीकरण, और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया कि एक रिएक्शन, जैसे मान लो कि ये वाली कोई रिएक्शन दे दी, ठीक है? ये वाली रिएक्शन दे दी एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मेट में। अगला क्या पूछे? या तो पूछ ले कि इसके अंदर उत्पाद क्या बन रहा है। ठीक है, हिडन करेगा, एक को छुपाएगा वो। एक को हिडन करने का मतलब छुपा देगा, या तो उसकी जगह एक्स लिख देगा। और आंसर के अंदर अपन को एक्स के बारे में पूछेगा कि इस रिएक्शन के अंदर या तो उत्पाद हिडन कर देगा, या इसके अंदर अभिकारक को हिडन कर देगा, या अभिक्रिया का प्रकार पूछ लेगा कि कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। आप बोलोगे सर वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है, तो इसी में भी अपन ने तीन प्रकार और पढ़े थे। कौन सा था? ऊष्मा के द्वारा तोड़ रहे थे उसको, या विद्युत विधि द्वारा तोड़ रहे थे,
या अपन सनलाइट द्वारा या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ रहे थे। तो अपन पढ़ा था कि अगर ऊष्मा द्वारा होगा, ये ऐसा ट्राइंगल का सिंबल होता है, अपन ऐसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं ना, तो अगर ऊष्मा द्वारा लिख सकते हैं या इस प्रकार का कोई ट्राइंगल का सिंबल लगा देते हैं, तो अपन को ये अंदाजा हो जाता है या पता चल जाता है कि अभिक्रिया हो रही है, वो अपन उसको तोड़ रहे हैं ऊष्मा द्वारा। अब इसी से भी एक आइडिया निकल जाता है कि ऊष्मा द्वारा तोड़ रहे हैं, तो किसी प्रक्रम के अंदर अगर आप ऊष्मा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी फैक्ट बात बता रहा हूं आपको। अगर किसी प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे हैं अपन, है ना? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर अपन ऊष्मा दे रहे हैं बाहर से, तो ऊष्मा दे रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार होगी अभिक्रिया की। अब वो कौन सी प्रकार होगी? ऊष्मा शोषी। क्योंकि वो क्या करेगा, अभिक्रिया को, अपन बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं, एक तो बाई फोर्स होता है, एक नेचुरल लगता है, दोनों के अंदर अंतर होता है, अपन आगे भी पढ़ेंगे। स्वतः अभिक्रिया होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं, वो स्वतः ही हो जाती है। जैसे बाहर जैसे मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस कहाँ से होती है कि सीवरेज का जो पानी होता है ना, डस्ट है ना, उसके अंदर कोई भी, जैसे मान लो कि बाहर पॉलीथीन उड़ गई, प्लास्टिक उड़ गया, किसी प्रकार का केमिकल वेस्टेज, ई वेस्टेज चला गया, उसी के अंदर सनलाइट, सूर्य की प्रकाश गिर रहा है, तो वो भी क्या होगी, एक प्रकार की स्वतः ही अभिक्रिया होगी। और वो अभिक्रिया जैसी स्वतः होगी, उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की इल्यूशन ऑफ गैस क्या होगी, गैस का निर्माण होगा। लगभग अपन मानते हैं मार्स गैस ही होती है, मीथेन गैस, जहरीली गैस हो जाती है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल और भी बताया था, जितने भी अपन की मेडिसिन होती है ना, वो कलरफुल बोतलों में डालते हैं, कि व्हाइट बोतल में डालेंगे तो अगर बाहर रखेंगे तो वो सनलाइट से क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी, तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा, जो भी पदार्थ होगा, वो रिएक्शन करके क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये भी अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये तीन प्रकार से होती है, ऊष्मा द्वारा, विद्युत विधि द्वारा और सूर्य के प्रकाश के द्वारा। उसके बाद में एक अपन ने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के अंदर आपको बताया था कि एक रिएक्टिविटी सीरीज चलती है, सोडियम की, अपन के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, प्यूबिक, लेड, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, अर्जेंटनम, ये वाली। इसी के अंदर अपन जो इलामेंट्स प्रकृति के अंदर जो ज्यादा सक्रिय होते हैं, जैसे मैंने सोडियम को बताया था, हवा से भी रिएक्ट कर लेता है ना, पानी से भी रिएक्ट कर लेता है, तो वो रिएक्टिविटी क्या हो गई, उसकी ज्यादा हो गई, है ना। तो वो क्या करेगा, रिएक्टिविटी वाला ज्यादा होगा, तो वो उससे कम रिएक्टिविटी वाले को क्या कर देगा, वहां से हटा देगा, विस्थापित कर देगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था फोर्थ वाली, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, एक मैं यहाँ पर और लिख दूं, एक उसको अपन इसी को भी बोल सकते हैं, या अलग भी कोई रिएक्शन लिख सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया या अवक्षेप अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, द्विविस्थापन के अंदर आपको याद हो तो अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी, सोडियम सल्फेट की क्रिया करवाई थी बेरियम क्लोराइड के साथ में, है ना, साल्ट बना था, सोडियम क्लोराइड बना था, और साथ में क्या बना था, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम से थोड़ा हेवी होता है, भारी होता है, तो वो क्या करेगा, बॉटम के अंदर नीचे, बॉटम के अंदर नीचे बैठ जाता है ना, भारी पार्टिकल्स होने की वजह से। हल्का क्या है, सोडियम क्लोराइड है, तो उसका क्या बनता है, एक अवक्षेप बनता है, जैसा कलर होगा उस प्रकार से क्या बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा, और वो अवक्षेप अपन को क्या होगा, दिखाई देगा, तो उसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। आप चाहे तो एग्जाम के अंदर ये दोनों पूछ सकते हैं, या इसी से भी इसी को मिला लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में अपन ने दो रिएक्शन और पढ़ी थी, एक पढ़ी थी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, एक पढ़ी थी उष्मा शोषी अभिक्रिया, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इसके अंदर मैंने दो रिएक्शन बताई थी, एक तो अपन की रेस्पिरेशन श्वसन की, एक बताई थी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की। दोनों के अंदर क्या होते हैं कि इसके अंदर सनलाइट होगी ना, जैसे पेड़ पौधे प्लांट क्या होते हैं कि सन को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, सूर्य को प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित कर लेते, तो किसी भी प्रकार का पदार्थ कोई भी बने, अवशोषित करना उष्मा को, शोषी, उसको उष्मा शोषी बोलते हैं। रेस्पिरेशन कर रहे हैं अपन, श्वसन लेते हैं ना, है ना, श्वसन लेते हैं, इनहेलेशन एक्सलेशन तो बोलते हैं। उसको हिंदी में उत्सवसन है, अंत श्वसन बोलते हैं। अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जो प्रोसेस में, प्रक्रिया में ज्यादा बनती है, क्वांटिटी में, क्वांटिटी में जो ज्यादा बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपन रिलीज करते हैं, तो वो क्या होगी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। और भी है, जैसे मेथेन बना लेते हैं, मेथेन की क्रिया करवाते हैं क्लोरीन के साथ में, क्लोरोमेथेन बनाते हैं, तो वो भी क्या हो गया, उष्मा क्षेपी की अभिक्रिया होती है। तो ये टोटल अपन ने इतने प्रकार पढ़े थे इनके, है ना, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी। अब आगे चलते हैं, अब अपन का आगे का न्यू जो टॉपिक आता है वो आता है ऑक्सीकरण और अपचयन।
पहले तो इनके नाम्स के मीन्स समझ लो। परीक्षा के अंदर क्या है, एग्जामिनर कभी कभार है ना डायरेक्ट घुमा फिरा के दे देते हैं वर्ड को, सीधा वर्ड नहीं देता है। अब आपको पेपर के अंदर क्या होता है कि ड्यू लैंग्वेज आती है, हिंदी का पैटर्न अलग से आता है, फिर इसके जस्ट पास में क्या आता है, इंग्लिश का आता है। ज्यादातर वर्ड ऐसे होते हैं कि अपन इंग्लिश में समझते हैं, उनको इंग्लिश में चलती है, वर्बल विज्ञान के अंदर तो इंग्लिश वैसे ही चलती है। कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं कि अपन को हिंदी में उनका नाम नहीं पता होता है, अपन पढ़े नहीं होते हैं या कुछ भी। तो ज्यादा से, और पेपर के अंदर नीचे ये साफ साफ लिखा हुआ भी होता है कि अगर आपके कभी भी भाषाई संबंधित कोई दिक्कत हो ना, तो आप इंग्लिश को अपन वरीयता देंगे। तो अगर कभी भी एग्जाम के अंदर ये भी ध्यान में रखना आप लोग कि इंग्लिश के अंदर कोई वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो इंग्लिश वाले के फिर वोकेबलरी पढ़ लेना। उससे क्या अधिकांश लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्यों कभी कभार अपन क्या करते हैं, लैंग्वेज में भी पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि हिंदी में अलग हो। अब देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण भी होता है, रिडक्शन का मतलब अपचयन होता है, ठीक है। अब इस ऑक्सीकरण को एक अपन नाम और भी देते हैं, उसको उपचयन बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, अपचयन। तो कभी कभार पूछ लो कि एग्जाम के अंदर उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे भी आ जाए तो अपन ने क्या पढ़ी, ऑक्सीकरण, है ना। तो थोड़ा इसके अंदर कंफ्यूज मत होना आप कभी भी, है ना। थोड़ा सा इसको वर्ड को ध्यान में रख लेना, उपचयन और अपचयन के अंदर। अब देखो इनके मीन्स क्या होते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगी, जिस कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का रिमूव होना, मतलब निकलना, ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। चलो देखो थोड़ा सा, कभी कभार क्या होता है वर्ड में दिक्कत हो जाती है भाई। इतना याद रख लोगे, ज्यादा अभिक्रिया अपन जैसे साइंटिफिक तरीके से बोलेंगे तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, है ना, या ऑक्सीजन कोई विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ेगा, हाइड्रोजन है वो धन विधि या धनात्मक से जुड़ेगा, ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या तो ऐसे, और शॉर्ट वे में याद करो, क्योंकि अपन को तो रिएक्शन याद करनी है, अगला कोई रिएक्शन दे देगा उसमें पूछ लेगा, है ना। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, O2 का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, क्या कहोगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं इसके अंदर, रिएक्शन ले लो देखो, मैंने लिखा है कॉपर ऑक्साइड सीईओ, है ना। और एक क्या लिखा है, हाइड्रोजन। दोनों ही क्या है, अभिकारक है भाई, दोनों क्या है, अभिकारक है। अब इसके अंदर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो, अब बताओ मेरे को, जो मैंने अभी परिभाषा बोली है, जो मेथड ऊपर लिखा हुआ है, इसके ये सटीक विश्लेषण करता है कि नहीं करता है। देखो, O2 का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। अब आप देखो यहां पे ऑक्सीजन था किसके साथ में जुड़ा, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके क्या बना लिया, पानी के मॉलिक्यूल्स बना लिए, अणुसूत्र बना लिया जल का। कॉपर क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब एक चीज और ध्यान में रखना आप, इसी को भी मैं समझा दूं आपको, थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा, बेसिक जो जनरल साइंस होती है ना उसके हिसाब से, थोड़ा सा यहीं से देख लो एक बार, तो थोड़ा ये भी ध्यान में रही।
ये देखो अपने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं यहाँ पे, है ना। अब इस एलिमेंट्स में आप देखो कि कोई भी एलिमेंट्स होगा ना, उसकी एक ऑक्सीकरण नंबर होती है, ऑक्सीकरण अवस्था। अब वो अवस्था क्या होती है कि किसी भी एटम्स के अंदर या तत्व के अंदर अपन जब उसके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर करेगा अपने ही पथ पे, ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स के बीचों बीच जो सेंट्रल एटम होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर क्या गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो एस ब्लॉक में भी कर सकता है, ब्लॉक भी होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक होता है वो आपके, उसके अंदर अधिकतम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी के अंदर अधिकतम कितने रह सकते हैं, 6। डी के अंदर अधिकतम कितने रह सकते हैं, 10। एफ के अंदर 14 मतलब 14। अब ध्यान से सुनना आप कि अगर कोई भी तत्व है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट कर ले, तो वो इनर्ट की श्रेणी में आ जाता है। किसकी सीरीज में आ जाएगा, इनर्ट। इनर्ट का मतलब अक्रिय, वो किसी से क्रिया नहीं करता है। अब अगर वो किसी से क्रिया नहीं करता है तो इसका मतलब वो स्टेबल हो गया। अभी बता रहे हैं, जैसे मान लो आप देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। अब ये चाहता है कि मैं किसकी सीरीज में आ जाऊं, हीलियम की, क्योंकि हीलियम के अंदर एस ब्लॉक होते हैं और एस ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, अक्रिय की, इनर्ट की सीरीज में आ गया, ये किसी से क्रिया नहीं करेगा। तभी तो अपन क्या करते हैं, पेरियोडिक टेबल में जब पढ़ते हैं तो सेकंड वाला जो ग्रुप होता है वो अक्रिय गैसों का होता है। थोड़ा सा देख लो कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब तत्व है ना। टोटल के अंदर क्या होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन की सफरिंग होती है, जितने इलेक्ट्रॉन इनको आवश्यकता होती है ना, उतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। तो ये इनर्ट गैस की, अक्रिय गैस की श्रेणी में आती है, ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। क्यों, कि क्रिया क्यों करेंगे, क्योंकि जितने इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो उतने इलेक्ट्रॉन इनसे मिलते हैं। अब ध्यान से देखो आप कि अगर आप कल अपने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था, थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी, सोडियम लिखा था मैंने, लिखा था ना। और एक मैंने क्या लिखा था, क्लोरीन लिखा था। यहाँ पे मैंने सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखा था, कितना होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक, 11 होता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है। कितने देखो, 2 8 10 1 11। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है सर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 7 मतलब। अब देखो, अब ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बना लेंगे, सोडियम ये सोच रहा है कि अगर मैं क्लोरीन के साथ में आयनिक बॉन्ड बना लूं तो मैं स्टेबल हो जाऊं, स्थायी हो जाऊं, मुझे किसी से क्रिया करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस क्लोरीन को दे देगा। और जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ऊपर इसको देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो दे रहा है वो तो डोनर है, दाता है, और जो ले रहा है एक्सेप्टर है, मतलब ऋणी है। और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 8। और इधर ये ले रहा है तो इसके अंदर कितने बच गए, 2 8 और 8। अब ये दोनों क्या हो गए, एक आयनिक बॉन्ड बना करके क्या बना लिया, शेयरिंग बॉन्ड बना करके ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। दोनों ही मिल करके क्या बना लिया, एक साल्ट बना लिया, जिसको अपन उस साल्ट को नाम क्या देते हैं, NaCl। और NaCl को रासायनिक नाम इसका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और इसका साधारण नाम क्या होता है, नमक। क्या होता है, नमक। ठीक है। अब देखो ऑक्सीकरण अवस्था आई कहां से, अब इसी टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था अपन क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। तभी कभार अपन कई गाइडों में, किताबों में देखते हैं कि सोडियम को जब भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं Na प्लस, या तो प्लस का सिंबल लगा दूं, या क्या लिख देते हैं, Na+1। आपने देखा होगा सोडियम मैग्नीशियम लिखते हैं तो मैग्नीशियम हमेशा ऐसा लिखा जाता है, Mg+2। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम लिखते हैं तो एल्यूमिनियम भी ऐसा लिखा जाता है, Alum+3। तो ये क्या हो गई, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, इनको स्थायी बनाती है। क्या बनाती है,
स्थायी बनाती है, स्टेबल बनाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण क्या करती है, स्थायी बनाती है। अब स्थायी बनाने का कारण क्या होगा कि उसके अंदर अपन देखेंगे कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है कि नहीं। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब सेकंड बात देखो, तो आप बोलोगे सर ये तो ऑक्सीकरण हो गया या उपचयन हो गया, अपचयन कैसे होगा सर? तो अपचयन का देख लो, इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। उसमें अपन क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, उसको अपन क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। इन दोनों को अपन क्या कर लेते हैं, सम्मिलित रूप से मिला लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सम्मिलित रूप से इनको कनेक्ट कर लेते हैं, तो एक रिएक्शन और बनती है, उसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी भाई, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ता भी हो, हाइड्रोजन निकलता भी हो, इन दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। या अपन एग्जाम के अंदर लगभग जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो लगभग रेडॉक्स अभिक्रिया की रहती है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीकरण, किसी एलिमेंट्स का ऑक्सीकरण और अपचयन अपन को दोनों दर्शाना होता है। तो उसके अंदर अब आगे चलो, अपन रेडॉक्स अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। कभी कभार हिंदी में भी नाम दे देते हैं इसका। या कभी कभार ये भी नाम दे देते हैं। या कभी कभार ये भी नाम दे देते हैं। तीनों नाम से आ सकता है पेपर के अंदर। रेडॉक्स भी लिख सकता है अगला, उपचयन अपचयन भी लिख सकता है और अपचय भी लिख सकता है। तीनों ही एक ही नाम है तीनों के, है ना। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना आप। एनसीईआरटी की जो किताब चलती है ना, जनरल साइंस की 10वीं क्लास की, उसके अंदर आप उसको देखना, पढ़ना उसको, उसके अंदर ये तीनों ही नाम लिखे हुए हैं। थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखना। अब देखो इसके अंदर क्या होते हैं। या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों ही होते हो वो भी तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। या सर आप ऐसा बोल रहे हो कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसके साथ में, एनायन के साथ में, यानी विद्युत ऋणी पदार्थ तत्व के साथ में। या हाइड्रोजन जुड़ रहा है केटायन के साथ में, विद्युतनी तत्वों के साथ में, तो उसको भी बोल सकते हैं। या सर आप ऐसे भी बोल रहे थे कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इन दोनों को साथ में कंबाइंड मिला दें तो एक अभिक्रिया बनती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। एक ही बड़ा ही प्रसिद्ध एक ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के अंदर भी दिया, और भी अपन बना सकते हैं, मगर उसके अंदर तो लगभग अभी जो मैंने लिखवाया था, या तो ये वाली, ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा देते हैं एग्जाम में। एनसीईआरटी में तो खाली एक ही रिएक्शन ये दे रखी है, एक साइड जिंक ऑक्साइड की ओर दे रखी है। जिंक ऑक्साइड H2O, ये भी क्या बनाए लेगा, ये दोनों ही रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया की एग्जांपल है। अब रिएक्शन देखो और उसका अपन को आंसर देना है। पहले तो परिभाषा पर आ जाओ
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑपोजिट चल रही है दोनों, क्यों दोनों को अपन ने क्या मिला लिया, कंबाइंड मिला लिया, सम्मिलित, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से उठेगा एग्जाम के अंदर, अपन को इस फॉर्मेट में एक रिएक्शन दे दी और उस रिएक्शन के अंदर अपन से पूछ लेगा कॉपर का क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है। अब अपन को यहां से प्रश्न उठेगा। अब प्रश्न कैसे उठेगा, आप मेरे को ये बताओ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, उपचयन हो रहा है या कि अपचयन हो रहा है, इस रिएक्शन को देखो और बताओ। भाई ध्यान से देखना आप, ये यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड, और ये यहाँ पे ओनली क्या है, कॉपर। इसका मतलब यहां से कॉपर से ऑक्सीजन क्या निकला है बाहर, क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अपचयन। सिंपल सी बात है। अब देखो मैं आपसे पूछूं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है। अब आपने बोला था कि सर हाइड्रोजन में तो ये होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ जाए, अपन ने तो परिभाषा में यही बोला था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन। तो इस पे यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अब ये तो अपन ने किस साइड से देखा था, अभिकारक साइड से देखा था। अब अपन इसको उत्पाद साइड यानी प्रोडक्ट साइड और देख लो इसको आप। मैं यहां से कहूं कॉपर, अब इस कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या हो गया, अपचयन। और हाइड्रोजन इसमें देखो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो क्या हो गया। इस प्रकार की कोई भी एक फॉर्मेट में आपको समीकरण दे देंगे और इसमें अगला यही पूछेगा। रेलवे वालों के लिए ये है कि क्वेश्चन लगभग संभावना ये रहती है कि अभी तक तो वन लाइनर ही चल रहा है, मगर सीईटी के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा स्टेटमेंट लेवल का क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उसमें हो सकता है 3-4 स्टेटमेंट दे दिया अपन को, उससे पूछ ले। ऐसी रिएक्शन दे दी, फिर 4 रिएक्शन दे देंगे, उसके अंदर कथन दे देंगे, उनमें से एक गलत है या सही को अपन को सिलेक्ट करना है उसमें। तो थोड़ा सा इसमें भी देख लेना, न्यू गाइड आए तो उसमें देख लेना, कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट जरूर मिलेगा आपको। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। एक मेरी थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, 130 तक एलिमेंट्स आप जरूर याद करना, 1 से 30 तक, ज़्यादा नहीं, 1 से 30 तक जो एलिमेंट्स है ना, हाँ, वो पूरा आपको याद करना है। तो वो थोड़ा क्या है कि रिएक्शन के अंदर ध्यान में रहे। एक रिएक्शन और देख लो आप, अपन ने लास्ट ईयर लिखी भी थी, या अपन चाहे तो इसको बना सकते हैं। ये देखो, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लूं आपसे। ऐसे मान लो कि एग्जाम में ये दोनों रिएक्शन आ जाए, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर ये रिएक्शन आ जाए और आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर ये पूछ ले कि ये जो रिएक्शन है ये कौन से प्रकार की रिएक्शन है, वियोजन है, संयोजन है, विस्थापन है या द्विविस्थापन है। ऐसे पूछ ले, मान लो अपन संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऐसे कोई पूछ ले चलो एग्जाम में, रिएक्शन आ जाए, तो इनमें से चारों में से कौन सा सिलेक्ट करोगे आप, हाँ, विस्थापन, क्योंकि पता चल जाए कि जो मोर रिएक्टिव वाला वो लेस देन को हटाएगा आसानी से, है ना। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना। अब देखो इसके अंदर अपन यहीं से कंसेप्ट लगा लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का। अब मैं आपसे पूछूं, ये जिंक है, ठीक है,
ये हाइड्रोजन है, ये फेरस है, उसको आयरन बोलते हैं, ये कॉपर सल्फेट है। अब ये जो अभिकारक है, क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जिंक का इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है? मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, या आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है? एकदम से मेथड कंसेप्ट लगा के बताना भी मेरे को। मैंने आपको बता दिया है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। अब यहाँ पे वो ऑक्सीकरण हाइड्रोजन वाली बात ही नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या देख लेना कि ऑक्सीकरण, एक ऑक्सीकरण नंबर और निकलते हैं, है ना? ऑक्सीकरण नंबर निकलते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक अपन क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। वो भी बता देंगे आपको, 130 तक तो बताएंगे ही बताएंगे, है ना? तो थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना कि जो चीज जुड़ रही हो, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे जिंक है, ठीक है? जिंक यहां पे क्या किया, क्या बना लिया? जिंक सल्फेट। जिंक से जिंक सल्फेट बनाया अभी। तो आप बताओ कि सल्फेट के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या कहोगे उसको? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण। एक आप बताओ, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन है निकल रहा है। या ऐसे नहीं मान को, तो मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं कि सल्फेट में क्या हो गया? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ये भी परिभाषा होगी कि ऑक्सीकरण है सर इसमें भी, है ना? मगर अपन इसमें लगभग मानते हैं अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मान लेते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। एक बात तो यहाँ से आगे कंप्लीट। सेकंड वाली देखो, कंसेप्ट तो ऐसे ही निकलेंगे पूरे। सेकंड वाली बात ये आ गई कि आप इसमें देखो, जैसे आयरन है, ठीक है? आयरन यहाँ पे क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया कर रहा है, ठीक है? अब रिएक्टिविटी सीरीज आपने थोड़ी बहुत देखी होगी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Fe, आयरन, ठीक है? इसके ये क्या हो गया? कहां से करूं इसको? हाँ, कहां से? वेरी गुड। एक दिन इसकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी भाई, है ना? अब देखो, एक सक्रियता श्रेणी आती है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसके अंदर। इसमें तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को अपन क्या करते हैं, उसके रिएक्टिविटी के हिसाब से, उसके सक्रियता के हिसाब से उसको एक श्रेणी दे देते हैं। अभी मैंने हो सकता है लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत चर्चा भी की होगी आपको, कि जैसे पोटेशियम है, सोडियम ये रिएक्टिविटी वाले, मोर रिएक्टिव होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं, है ना? तुरंत ही क्रिया कर लेते हैं। एक आयरन है, ठीक है? ये मीडिएट में आता है, लोहे का टुकड़ा होता है, उसमें डायरेक्ट रस्ट लगता है या धीरे धीरे लगता है? भाई जो जंग लगता है वो धीरे धीरे तो लगता है। इसका मतलब उसमें भी क्या हो गया कि जो रिएक्शन होगी वो बहुत ही धीमी गति से होगी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि उसमें संभावना न के बराबर होती है। अब न के बराबर कुछ मेटल्स हैं ऐसी, जैसे मेटल्स के अंदर अपन ले लेते हैं, ओरम ले लेते हैं, 79 पे आता है आपका सोना, एयू बोलते हैं उसको, है ना? पीरियोडिक टेबल पे 79 नंबर पे आएगा आपका ओरम, इसको सोना बोलते हैं। एक आपका आता है अर्जेंटिनम बोलते हैं वैसे तो लैटिन वर्ड में, वैसे होता है चांदी, ये आती है आपके 47 पे, है ना? एक जैसे कॉपर भी आता है, ये 29 पे आएगा आपका। एक आपका पारा आएगा, हैग्नियम बोलते हैं, 80 नंबर, 81 पे। ये सब क्या होते हैं? ये थोड़ा सा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव जरूर होता है, तभी तो अपन कहते हैं, जैसे एरोप्लेन के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन को जो उसको क्या बोलते हैं, तापमापी होती है ना, टेम्परेचर बॉट बॉल होती है, वो पेन होता है, उसमें जो फ्यूल व्यूल चेक करते हैं ना, उसके अंदर पारा ही तो भरा हुआ होता है। उसको क्या करते हैं, एरोप्लेन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो अगर एल्यूमिनियम के साथ में, एरोमैग्नीशियम के साथ में क्रिया कर लेता है वो, क्योंकि जो एरोप्लेन की जो बॉडी बनी होती है ना,
वो आयरन प्लस एल्यूमिनियम की बनी होती है मिक्स, और एक बूंद जैसे ही उसके प्लेन के अंदर डाल दोगे तो तुरंत क्या कर लेगा, क्रिया करके होल बना देगा, तुरंत फट जाएगा एरोप्लेन। तो इस ये भी मोर रिएक्टिव होता है। अब देखो आप बताओ, सिल्वर और सोना दोनों पे क्या रस्ट लगता है क्या, जंग नहीं लगता ना। तो ये क्या आ गए, लेस रिएक्टिविटी की श्रेणी में आ गए। ये बहुत, ये क्रिया ही नहीं करते हैं लगभग। हाँ कभी कभार चांदी काली पड़ जाती है, रस्ट हो जाती है, वो काफी लंबे समय के बाद में होती है। तो सक्रियता श्रेणी के अंदर अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लोगे ना आप, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा। आप देखो, ये देखो आपकी रिएक्शन कहाँ गई, मैंने कहा लिखी, ये देखो एफ ई। एफ ई क्या करेगा, इससे ज्यादा थोड़ा सा रिएक्टिव है, ये इसको क्या करेगा, यहां से आ जाएगा और फिर सल्फेट बना लेगा, कॉपर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। एक कलर होती है काई बोलते हैं, जैसे घरों के अंदर अपन जो पूजा पाठ करते हैं तो वो एक लोटा रखते हैं ना, को तांबे का, उसके ऊपर कुछ दिन बाद में अपन अगर उसको सही ढंग से अगर साफ सफाई नहीं करे तो ग्रीन कलर की काई हो जाती है ना। तो वो ये इसी का उदाहरण है, पूरा का पूरा एग्जाम्पल यही है। तो ये क्या करेगा इसमें, अब देखो एफ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ रहा है, और कॉपर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अच्छा, एक रिएक्शन परिभाषा ध्यान से नहीं सुनी होगी, मैंने क्या कहा था, दो वर्ड लिए थे मैंने नाम, ध्यान से सुन लेना। एक तो मैंने बोला था केटायन, एक मैंने बोला था एनायन, है ना। केटायन को अपन क्या बोलते हैं, धनात्मक, और एनायन क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है प्लस और माइनस की। तो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और साथ में क्या कर रहा है, नेगेटिविटी वाले विद्युत ऋणी तत्व के साथ में क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, यहां पे देखो जिंक प्लस, हाइड्रोजन प्लस, सल्फेट माइनस। क्यों, ये इसकी कैटेगरी कैसी होती है, इसकी नेचर कैसी होती है, रिनाइन प्रवृत्ति की होते हैं। तभी तो अपन क्या करते हैं, अम्ल और क्षार लेते हैं ना, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कोई बच्चा लेबोरेटरी में काम करता है तो और कंपाउंड बनाता है वो अम्लीय और क्षारीय, तो उसके अंदर अपन आयन लेते हैं। आयन क्या होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, आगे पढ़ाऊंगा। तो ऋणात्मक क्या है, ये सल्फेट ऋणात्मक है, ये क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक की क्रिया करेंगे तभी आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा, अन्यथा कंपाउंड नहीं बनेगा। क्यों, आपको पता है प्लस प्लस सेम सेम वाले क्या करेंगे, अनलाइक होंगे। प्लस प्लस वाले क्या होंगे, दूर होंगे, है ना। अनसेम वाले क्या होंगे, अट्रैक्शन होंगे। प्लस माइनस वाला क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये रिएक्शन ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी, रेडॉक्स की, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ में करवा रहे हो, H2 के साथ में, कॉपर बाहर निकलेगा और पानी का मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। आगे देखो, थोड़ा सा वो 130 तक थोड़ा सा याद कर लेना एलिमेंट्स वाले भाई, 1 से 30 तक, ज्यादा नहीं तो 1 से 30 तक तो याद करना ही करना है, क्योंकि जनरल साइंस आएगी ना, वो लगभग 10th की किताब से ही आएगी भाई। नेक्स्ट टॉपिक देखो अपन लोग आगे, कैटेलाइट, उत्प्रेरक। बताया भी था उस दिन क्लास स्टार्ट हुई थी थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में, कि कोई भी अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले, ठीक है, मैटर्स मान लो, पदार्थ मान लो, कोई भी जो अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, मगर वो स्वयं क्या है, अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, एक छोटी सी कभी कभार कहानियां होती है ना, जैसे रामायण कांड के अंदर हनुमान जी थे, है ना। ऐसे भी बोलते हैं हनुमान जी ने सूरज को मुंह में भी लिया था, ऐसे किंवदंतियां बनी हुई है कहानियां, अपन ने तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। अपन तो ऐसे मानते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जैसे इकट्ठी करोगे ब्लास्ट होगा भी। अपन तो इतना फ्यूजन की रिएक्शन पड़ी है कि हाइड्रोजन को जैसे इकट्ठी करोगे ब्लास्ट होगा। अब राम जाने क्या हुआ क्या नहीं, है ना। अब उसके अंदर देखो, एक किरदार था, एक पात्र था, जिसका नाम था जामवंत जी, है ना। वो क्या किया, पूरे के पूरे इस पात्र के अंदर उन्होंने एक बैरियर का काम किया, बैरियर नहीं बोलेंगे,
उसको कैटेलाइट की बोलेंगे, उत्प्रेरक की भांति काम किया था कि उनको उन्होंने उस शक्ति को समझाया कि तेरे के अंदर शक्ति है, तू ये समुद्र पार कर सकता है। स्वयं पार्टिसिपेट थोड़ी किया था कि बालाजी के कंधे पे बैठ के, खुद ही वहां पर तो नहीं गए थे, मगर उन्होंने क्या किया, एक उत्प्रेरक का काम किया था। उत्प्रेरक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ये भी पढ़ाएंगे आगे। अब देखो धनात्मक कैसे, जो किसी भी अभिक्रिया की गति को, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के मूवमेंट्स को क्या कर दे, बढ़ा दे, अभिक्रिया गति को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटेलाइट। सेकंड वाला देखो, ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को क्या कर दे, एकदम से स्लो ही कर दे। जैसे ग्लिसरीन की क्रिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया करवाते हैं ग्लिसरीन के प्रेजेंस में, तो वो उसको तोड़ देता है, बड़ी स्लो रिएक्शन होती है। और जैसे एब्र प्रक्रम स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जैसे ही मिलाते हैं, अमोनिया बनती है, बड़ी तेज बनती है। आयरन और मोलिब्डेनम है ना, निकल और पैलेडियम या आयरन मोलिब्डेनम, ये क्या करते हैं, तुरंत उसमें उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे हवन के अंदर घी की तरह काम करते हैं, हवन चालू होता है, घी डाल देते हैं, तो आग क्या कर लेती है, तुरंत पकड़ लेती है ना, तो उत्प्रेरक का काम कर रही है, मगर वो तो उसके अंदर पार्टिसिपेट हो गया। सेकंड वाला देखो, एक अपन क्या करते हैं, आपके कार्बनिक में ले लो, ये तो कार्बनिक की बात होगी, इनऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक के अंदर देखो, आपने पढ़ा होगा 10वीं की क्लास में, फोर्थ चैप्टर था, उसके अंदर एक रिएक्शन आई थी, हाइड्रोजनीकरण, पढ़ा था ना। हाइड्रोजनीकरण के अंदर क्या हो गया, अपन वनस्पति घी बना रहे थे, उसके अंदर हेबर प्रक्रम काम में लिया था, दो एथिन कंपाउंड लेकर के हाइड्रोजन को जोड़ा था बाहर, निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में। तो उस समय उन्होंने क्या किया था, उस समय हाँ एक वैज्ञानिक थे बर्जिलियस, उसने क्या किया, उत्प्रेरक की डिस्कवर किया था, उत्प्रेरक की खोज की थी, बर्जिलियस वैज्ञानिक थे। अब देखो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक वो होंगे जो अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की गति को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, धीमे कर देंगे, उसको बोलते हैं ऋणात्मक। अब ऋणात्मक कैसे, कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, घर वालों से होती है। घर वाले अपन को क्या कर देते हैं, डिमोलाइज कर देते हैं कि ये काम तेरे से नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, डिमोलाइज हो गए, तो मोटिवेट करते हैं तो पॉजिटिविटी आता है, डिमोलाइज कर देते हो नेगेटिविटी। तो उत्प्रेरक भी क्या करते हैं, ये साथ साथ में क्रिया करते हैं। तो एक क्या करेंगे, अभिक्रिया की गति को बढ़ाएंगे, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले को उत्प्रेरक को अपन क्या कहेंगे, धनात्मक। एक आपका आएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक, एक आपका आएगा स्पॉन्टेनियस, स्वतः उत्प्रेरक। ये न तो अभिक्रिया गति को बढ़ाता है न घटाता है, एग्जिट है, अभिक्रिया के प्रक्रम में चल रहा है, तो अभिक्रिया या तो स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्वतः उत्प्रेरक बोलते हैं। अब धनात्मक उत्प्रेरक के अंदर देखो, धनात्मक उत्प्रेरक के अंदर क्या होते हैं कि ये देखो ये उत्प्रेरक है। एक उत्प्रेरक विष भी होते हैं, कैटेलाइट टॉक्सिक, वो अभिक्रिया को डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, एक तरह की जहर टॉक्सिक की बात ही व्यवहार करते हैं। चार प्रकार की होती है। अब देखो आप बताओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्रिया करते हैं, ठीक है, अमोनिया बना लेते हैं, ये अमोनिया का फॉर्मूला है, किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में। तो ये क्या करेगा, अभिक्रिया की गति को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। फर्स्ट वाली बात। सेकंड वाली देखो, ऋणात्मक कौन से होंगे, ऋणात्मक होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है ये, ग्लिसरीन। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करती है, कोई भी अगर अपनी बॉडी के ऊपर घाव हो जाता है ना, या किसी प्रकार की चोट लग जाती है, तो एक तो
अपन लाते हैं सिप्लाडिन बोलते हैं उसको, पोविडिन ट्यूब होती है येलो कलर की, हॉस्पिटल में मिलती है, सीएससी पीएससी में आपने देखी होगी। एक आती है व्हाइट कलर की बोतल, एक तरह का मतलब ये अपन के बैक्टीरिया लेस वाली होती है, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं व्हाइट कलर के, जैसे उसको स्प्रिट बोलते हैं, है ना। स्प्रिट तो थोड़ी अलग होती है, वो तो स्प्रिट ये हो जाती है, क्या लिखूं मैं इसको, इसकी क्वांटिटी में थोड़ी ज्यादा ही होती है, ये मेथिल एल्कोहल होता है, मेथिल एल्कोहल होता है ना। मेथिल एल्कोहल जैसे इसको काठ स्प्रिट बोलते हैं, जो लकड़ियों के ऊपर पॉलिश करते हैं ना अपन, इसी से ही होते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब रिएक्टिविटी होती है ना, तो उसके अंदर ग्लिसरीन डाल देते हैं ना, तो ये क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन पानी के अणु और ऑक्सीजन दोनों को क्या कर देती है, अलग कर देती है। इसका मतलब ये कर दिया, रिएक्शन को क्या कर दिया, एकदम से स्लो कर दिया। क्या किया, स्लो कर दिया। अब देखो एक ट्विस्ट और आ जाता है यहाँ पे, रिएक्शन देख के ही बता सकते हो कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, इनमें से संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, ये दोनों है। इसमें देखो आप, संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, ऊपर वाली है नीचे वाली है, फर्स्ट वाली है सेकंड वाली है। चलो एक मिनट ऐसे सोचो, इस पे मत जाओ। संयोजन अभिक्रिया की अपन परिभाषा ही ले लेते हैं वापस। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं ना। इसके अंदर देखो अभिकारक कितने, उत्पाद कितना, कौन सी रिएक्शन हो गई, हाँ ऐसे ही फॉर्मेट निकलेंगे, ठीक है। नीचे वाली बता दो आप, संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया है, हाँ? वियोजन, वियोजन की परिभाषा क्या थी, एक उत्पाद बना के छोटे, एक अभिकारक मिलकर के छोटे छोटे उत्पाद बना रहे हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन कैसे भी फॉर्मेट में बना के दे सकता है, बस शर्त कंडीशन यही है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, आपको परिभाषा क्लियर हो। एग्जाम वो तो एक अपन क्या राइटिंग में होते हैं, 10th क्लास 11th में लिखते हैं, तो राइटिंग में लिख दिया अपन ने। कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या होते हैं कि एक मतलब एक शब्द है ना, उसका भी वो क्या करेगा, पूरा का पूरा फॉर्मेट डालेंगे, और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना पड़ेगा, उसका जवाब दे। थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रखना। अब आए आगे देखो, उत्प्रेरक धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, उसके बाद में स्वतः उत्प्रेरक होते हैं। स्वतः उत्प्रेरक के अंदर एक रिएक्शन थी, आपके ध्यान में हो तो, हाँ ध्यान से सुनो। हाँ भाई पूजा, एस्ट्रिफिकेशन याद है क्या तेरे को, एस्ट्रीकरण, विज्ञान की किताब पाठ नंबर 4, कार्बनिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके अंदर अपन ने एस्ट्रिफिकेशन पढ़ा था, एस्ट्रीकरण, याद है क्या थोड़ा सा, याद नहीं है। एथिल एल्कोहल लिया था, एस्टर बनाया था खुशबूदार, ऐसे कैसे कर रहे हो आप, कम से कम मैं पढ़ाया हूँ विज्ञान, तू तो याद रखती कम से कम, है ऐसे क्या कर रहे हो आप। एथिल एसीटेट लिया, सोडियम अपन ने क्या किया, बताना ही पड़ेगा। अब तो ध्यान में आ गया क्या, एस्ट्रिफिकेशन होता है कार्बनिक कंपाउंड के अंदर, जो अपन के सोप बनती है ना साबुन खुशबूदार, है ना, उसके अंदर अपन इसको काम में लेते हैं, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस प्रक्रम का उदाहरण है, मतलब स्पॉन्टेनियस कैटालाइट, स्वतः उत्प्रेरक का। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये देखो, मैथ एथ ओ एच एल्कोहल, इसको अपन क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को अपन एक नाम और दे सकते हैं भी, कार्बन काउंट करो कितने हैं, दो है सर, दो को क्या बोलते हैं, एथ, ओ एच ग्रुप लगा हुआ है, ओ एच ग्रुप का अपन सफिक्स ले लेते हैं, यानी अनुलग्न ओल, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल, या वैसे इसको नाम क्या बोलते हैं, एथेनॉल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक एच कम हो गया है, तो एक एच कम हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं, एन की बजाय क्या ले लेते हैं, इल ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। अब ये देखो,
एथिल एल्कोहल हो गया, ये इसको अपन बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। और वैसे इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल हो गया ना, कार्बन कितने? दो। कैसे? मेथ एक, ये कार्बोक्सिल ग्रुप वाला, तो मेथ और एथ मिलके एथ, दो कार्बन को एथ बोलते हैं। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स या अनुलग्न क्या होता है? ओइक होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल। वैसे इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल बोल देते हैं, चलो। वैसे इसका 1% क्या बोलते हैं? 10% सॉल्यूशन को बोलते हैं सिरका, विनेगर, जो घरों में अपन साफ सफाई में या अचार वचार में डालते हैं इसको सुरक्षित रखने के लिए। नाम सुना होगा, सिरका, सिरका बोलते हैं भैया ना। अच्छा, और इसका 15% वो ग्लेशियर एसिटिक एसिड होता है। अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें तो ये क्या हो जाता है? ग्लेशियर एसिटिक एसिड हो जाता है। दोनों क्रिया करेंगे भाई, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कैटालाइट, दोनों क्रिया करेंगे तो ये क्या बना लेगा? या तो इसको CH3 CH2 लिख देते हैं, और H2O पानी का, या इसको ऐसे लिख देते हैं। H2O पानी को क्या निकाल देते हैं? CH3 CH2। अच्छा, ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है ठीक है। CH3 CH2 COO CH3, H2O बाहर निकल गया। ये देखो, इसको अपन बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण। दो अम्ल मिलाएंगे आपस में, पानी का अणु क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। पानी का अणु बाहर निकल जाए, जो शेष बचा वो क्या हो जाता है? बड़ा ही खुशबूदार प्रोडक्ट होता है। जितने भी मतलब अब आप बताओ मेरे को कि अपन कोई भी जैसे नेचुरल प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रक्रम होता है, नेचुरल प्रक्रम के अंदर अपन कोई खुशबूदार चीज बनाए तो क्या उसकी क्वांटिटी संभव है? क्या संभव नहीं है। अपन कितना बनाए, है ना? 140 करोड़ आबादी के अंदर इतना सभी को पूर्ति थोड़ी होती है। तो अपन क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल तरीके से किसी प्रकार का अपन क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, और उसको एस्ट्रिफिकेशन, ये खुशबूदार होता है, लगभग साबुनों में वगैरह में इसमें ये काम में आता है। ठीक है, अब आप, ये चैप्टर तो हो गया आपका कंप्लीट, पूरा का पूरा। अब आप घर जाकर के पढ़ना। पढ़ने के लिए आपको बुक बता दूं, 10वीं क्लास की बुक है एनसीईआरटी की, अब चलती है ना जो स्कूलों के अंदर 10वीं, उसकी विज्ञान की पहला ही चैप्टर है ये। उसको अच्छे ढंग से पढ़ना, कोई क्वेश्चन बने तो लेके आओ, कोई समझ में नहीं आए तो दोबारा आपसे पूछ लेना। मैं यहीं पर हूँ, फिर मैं कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला, है ना? तो इसको पढ़ना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, है ना? उसको पढ़ना जरूर। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू भाई।